हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8 और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, इन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं अपन किसे कहेंगे, अपचयन अभिक्रियाएं अपन किसे कहेंगे, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब आप लोगों को आज मैं उसी टेबल से संबंधित जो परिभाषाएं अपन ने लिखी थी उनको शॉर्ट में यहाँ पर लिखकर एक बार वापस बता देता हूँ, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखो, टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण अपचयन की प्राचीन अवधारणा। अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीकरण अपचयन की जो प्राचीन अवधारणा है ना, वो होती है आपकी किस आधार पर, ऑक्सीजन लेने या देने के आधार पर, या फिर हाइड्रोजन लेने या देने के आधार पर, या ऋण विद्युतीय तत्व के लेने या देने के आधार पर, या धन विद्युतीय तत्व के लेने या देने के आधार पर। तो ये जो चार आधार है ना, इनके आधार पर जो परिभाषा दी जाती है वो कौन सी परिभाषा होती है, प्राचीन अवधारणा होती है। ठीक है ना, तो उन्हीं को अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो भाई, प्राचीन अवधारणा के अनुसार सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे अपन किसकी, ऑक्सीकरण की। ठीक है, क्या होती है सारी परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में या पदार्थ के साथ, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग, ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये है अपना ऑक्सीकरण परिभाषा, ऑक्सीकरण की परिभाषा। अब बात करेंगे अपन अपचयन की परिभाषा। तो देखो, जो चीज़ मैंने आप लोगों को कल लिखाई थी बस उसी को अपन परिभाषा के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, एक मिनट
थोड़ा सा अपन यहाँ पर, हाँ अपचयन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो बिल्कुल सही बात है। क्या बोला अपन ने? अपचयन। एक मिनट, ठीक है। हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का तो क्या होगा यहाँ पर? योग होगा ना भाई। हाँ, यहाँ पर योग लिखेंगे अपन, है ना। थोड़ा सा अपन मिस्टेक कर गए यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण में देखो हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है, तो अपचयन में इसका उल्टा होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का योग होता है, अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो ये था भाई अपना ऑक्सीकरण व अपचयन, किस आधार पर? आपकी प्राचीन अवधारणा के आधार पर। अब बात करेंगे अपन आगे की तरफ, और वो है अगला टॉपिक अपना ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा। इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा मतलब क्या हुआ? वही इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना, ठीक है ना। इस आधार पर बात करेंगे। देखो भाई, इसको फर्स्ट सेकंड आप लोग चाहो तो डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या बोलेंगे अपन? वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु, आयन या एक और चीज लिख सकते हैं अपन, है ना, परमाणु, अणु, आयन या मूलक द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। और अपचयन की परिभाषा अपन ने क्या बोली है कि वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु, आयन या मूलक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। अपचयन कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने प्राचीन अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को देख लिया, इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को अपन ने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कल मैंने इसको आप लोगों को उदाहरण की सहायता से टेबल के माध्यम से भी बता दिया है, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या पदार्थ में
हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग होता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अपचयन कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर बात करें तो इसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो अपचयन होगा। तो ये थी अपनी परिभाषाएं जो मैंने आप लोगों से लिखने के लिए भी बोला था। ठीक है भाई, तो ये था अपना परिभाषाएं। अब सुनो, इसके बाद अगला जो टॉपिक अपना आता है वो होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखो भाई, ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है इनके बारे में अपन चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। अब बात आती है कि ये ऑक्सीकरण किसका होगा, अपचयन किसका होगा। तो देखो वो सिंपल सी बात है, ये जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो होता है ना वो अलग अलग पदार्थ का होता है। यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है, जिन्हें अपचयोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, उपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो अपना हेडिंग है और वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलो तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसी को अपन अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को अपन एक और नाम देते हैं, इसी को अपन उपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। उपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है, बहुत सारे नाम इसके हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये देखो, अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे किसे, परिभाषा क्या होगी, तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा किसी दूसरे पदार्थ का, किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन, किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो भाई, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अपनी बात हो गई है। अब बात आती है कि सर उदाहरण क्या होगा इसका। तो देखो भाई, उदाहरण भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। उदाहरण दिया हुआ है आपको CuSO4 प्लस Zn, ये लो CuSO4 प्लस Zn, इससे बनता है क्या, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है ना, ये पदार्थ, ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर दी हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, ध्यान से अपन देखें तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। देखो CuSO4 से क्या बना है, Cu बना है, CuSO4 से क्या बना है, Cu। ठीक है, और Zn से क्या बना है, ZnSO4। अब सुनो ध्यान से, Zn से बना है ZnSO4, Zn से क्या बना है, ZnSO4 बना है। तो देखो केवल जिंक था, ZnSO4 बना, मतलब क्या हुआ, SO4 का योग हुआ, और SO4 को अपन क्या मानते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व, क्या मानते हैं,
ऋण विद्युतीय तत्व। और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी तत्व, परमाणु, अणु, आयन या मूलक के अंदर क्या हो, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पर जिंक का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और बात करें अपन कॉपर के बारे में तो देखो भाई CuSO4 से क्या बना है, Cu बना है, मतलब यहाँ से ऋण विद्युतीय तत्व क्या हुआ है, हटा है ना। और ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर CuSO4 का तो हुआ है अपचयन, Zn का हुआ है क्या, ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होगी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं, है ना। आगे होगी बात समझ में आपको। चलो अब बात करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में। और अगली अभिक्रिया होती है स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया। अब सुनो भाई ध्यान से, क्या बोला था मैंने, सुनो। रेडॉक्स में मैंने क्या बताया था आपको, रेडॉक्स में मैंने बताया था कि वो अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का क्या होता है, अपचयन, उसको क्या बोला था अपन ने, रेडॉक्स। ठीक है, अब सुनो एक और बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो सुनो ध्यान से, इस अभिक्रिया में और इसमें दोनों में ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं होता। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं। बस अंतर इतना सा होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अलग अलग पदार्थ का होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही पदार्थ का होता है। मतलब कि वो अभिक्रियाएं जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो और उसी पदार्थ का क्या हो, अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ वह अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन, पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो उदाहरण भी ले लेते हैं इसका। तो देखो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है Cl2 प्लस NaOH 2NaOH। ठीक है भाई, और इससे बनेगा क्या यहाँ पर, तो देखो इससे बनता है यहाँ पर NaCl बनता है प्लस NaOCl बनता है प्लस यहाँ पर बनता है H2O। ये चीज़ बनती है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, ये अभिक्रिया जो होती है ना, इस अभिक्रिया में अपन ध्यान से देखें तो आपको पता होना चाहिए इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में है। ठीक है ना, अगला टॉपिक अपन ऑक्सीकरण अंक ही लेने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, पर अभी केवल ध्यान रखें कि Cl2 का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0 होता है। अब सुनो, यहाँ Cl2 का ऑक्सीकरण अंक 0 है और इस NaCl में ये जो Cl है ना, इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है। कितना है, -1 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ NaOCl की बात करें
तो NaOCl में Cl का ऑक्सीकरण अंक +1 है। कितना है? +1। अब सुनो ध्यान से, Cl2 जो है ना, ये Cl2 किस में बदला? NaCl में बदला, यानी कि -1 हुआ। अब देखो 0 से क्या हुआ? माइनस में चला गया। 0 से माइनस में जाना मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई, और ऑक्सीकरण अंक में कमी को अपन क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। यानी कि जब ये NaCl में बदला तो क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन। और सुनो, Cl2 जो है यही आपका किस में बदला? NaOCl में बदला। तो देखो क्या हुआ? 0 से गया +1 में। 0 से +1 मतलब तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई? वृद्धि। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पर इस अभिक्रिया को यदि अपन ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पर देखो, इसी Cl2 का अपचयन भी हो रहा है, इसी Cl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं एक ही पदार्थ में हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है ऑक्सीकरण अपचयन के साथ ही रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रिया या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की बात कर ली है। वो सिंपल सी बात बताई मैंने आप लोगों को कि वो अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे बोलेंगे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। और वो अभिक्रियाएं जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो, उसी पदार्थ का अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया अपन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था अपना आज का सेशन। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को परिभाषाएं समझ में आई होगी। इन परिभाषाओं को आप लोग इसी प्रकार से ध्यान रखें कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा अपना ऑक्सीकरण अंक। तो उस ऑक्सीकरण अंक को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आपको ऑक्सीकरण अंक पूरी तरह से विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।